हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा है बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से होते हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत होते हैं। ये पुराने टाइम के, यानी कि जैसे कुछ भी सिक्के हो गए, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए, या कोई भी इंस्क्रिप्शन हो गया, इस तरीके से, यानी कि जो हमें खुदाई वगैरह में मिलते हैं। जैसे बहुत बार हम सुनते हैं ना कि कोई भी फलाना इंसान अपने घर बनवा रहा था, तो नींव खोदते वक्त उन्हें उनके घर में नीचे दबे हुए मटके मिले जिसमें सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, या कभी हमें वैसे भी मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। या जैसे कि इंस्क्रिप्शंस है, पिलर्स हैं आज भी हमारे इंडिया में। कितने आपने सुना होगा, मेहरौली पिलर इंडिया गेट में, इंडिया गेट के उधर भी है। और भी बहुत सारे जो अशोक वगैरह के इंस्क्रिप्शंस हम पढ़ते हैं बुक में। और भी बहुत, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स हो गए, उनके बाहर कुछ लिखा होता है या दीवारों पे कुछ लिखा होता है। तो वो सोर्सेज, ये सारे के सारे सोर्सेज जो हमें हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमें इनसे पता चलता है कि इंडिया में पास्ट में क्या क्या हुआ होगा, कौन कौन से राजा आए होंगे, किन्होंने किस तरीके से रूल किया होगा, या हमें उनके बारे में पता चलता है। तो वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो चलिए, आज हम इन्हें थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि मतलब कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ इसकी स्टडी, कॉइन्स वगैरह की, या हिस्ट्री को बिल्ड कैसे करते हैं, मतलब कि राजा वगैरह के बारे में जानने के लिए। इन सब की स्टडी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको कुछ पिक्स दिखा देती हूँ, या हमारे स्क्रीन पे शो हो रही है कि ये कुछ कॉइन्स हैं जो कि खुदाई के वक्त मिले थे। तो इस तरीके से, जैसे कि खुदाई वगैरह में जो हमें मिलता है कॉइन्स, या फिर कोई भी मटेरियल जैसे कि खिलौने वगैरह मिल गए, या जैसे हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे बहुत, जैसे कि कालीबंगन में जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, वहाँ पे हमें चूड़ियाँ वगैरह मिली थी, या टूटे हुए हल के वो मिला था, टॉयज़ वगैरह मिले थे, या फिर बहुत सारी चीज़ें ये जो हमें मिलती हैं। तो उनसे हमें कार्बन डेटिंग वगैरह करके हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, और हमें हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये जो पिक हमें दिख रही है, ये बेसिकली वैसे तो चाइना की है, लेकिन एक एग्जांपल शो करने के लिए है कि मतलब इस तरीके से हमें मिलते हैं। ये देखिए, इसके बारे में बात कर रही थी, जैसे कि बहुत बार कहते हैं ना कि हमने खुदाई की और हमें मटका मिला, उसमें ये सब कॉइन्स वगैरह थे, वो था, ये था। तो इस तरीके से ये देखिए, ये बेसिकली एक सील है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की, और जो हमें खुदाई में मिली थी। तो जैसे कि हमें खुदाई में ये सील मिली, तो ये इम्पोर्टेंट कैसे है, मतलब हम इसे किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर तो ये अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, तो ये स्क्रिप्ट तो जो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है कि मतलब क्या लिखा है, हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन नीचे ये जो एनिमल छपा हुआ है, या जो उकेरा गया है, तो वो बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा कि राइनो है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी, और आज हम अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ थी? इंडस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, जो कि आज के पाकिस्तान में है, इंडिया में। जो अदर रिवर्स हैं उनके किनारे भी कुछ साइट्स हैं। हरियाणा में सरस्वती जो कि अभी फ़िलहाल लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ साइट्स यहाँ पे भी है, जैसे कि राखीगढ़ी हो गया, कुनाल हो गया, या और बाकी साइट्स जितनी भी हैं वो भी हैं। लेकिन यहाँ पे तो राइनो नहीं मिलता ना अब। ये जो राइनोसोरस है, ये तो आज के वेस्ट बंगाल का जो एरिया हो गया, उधर असम वाले इलाके में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उधर मिलते हैं। तो सोचने वाली बात है ना ये, कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी नॉर्थ वेस्ट में है, और यहाँ पे उस टाइम की सील पे राइनो छपा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे ये जो राइनासोरस था वो इधर नॉर्थ वेस्ट इलाकों में भी मिलता था।
लेकिन फिर उसका इतना कुछ भी हुआ होगा, और रीज़न कुछ भी हो सकते हैं कि मतलब हंटिंग हुई होगी, या वो लुप्त हो गया होगा, एक्सटिंक्ट हो गया होगा इधर से, या उसका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ होगा, या ऐसी कंडीशंस नहीं रही होगी कि वो सरवाइव कर पाता। इसीलिए आज ये जो राइनोसोरस है वो एक लिमिटेड प्लेस तक है, जो कि आसाम वाले इलाकों में उधर मिलता है। तो इसी तरीके से हम जब इन्हें स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। हमें पता चला ना कि जो राइनो था पहले पास्ट में इधर नॉर्थ वेस्ट इलाकों में भी होता था। तो इसी तरीके से हमें ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि इसका ओरिजिन कब हुआ। तो देखिए ओरिजिन हम ऐसे तो नहीं कह सकते थे कि मतलब पहले से हुआ ही नहीं होगा, यानी कि क्योंकि जो आर्की वो तो कभी भी हो सकता है ना, यानी कि हमें कोई भी चीज़ मिली, हमने देखा, उसके बारे में थोड़े बहुत पढ़ा, लेकिन पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो हम उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे जो कॉमन पीपल होते थे। लेकिन जो इसकी अच्छी तरीके से स्टडी होने लगी वो यूरोपियंस ने की थी, यानी कि जब यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स वगैरह या बाकी जो थे, इन जो कंपनीज थी वो इंडिया में आई थी, तो बहुत सारी लोगों ने देखा कि मतलब इधर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जिन पे कुछ कुछ लिखा हुआ है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जैसे कि आपको पता है कि जो अशोकन पिलर्स और इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी है, खरोष्टी स्क्रिप्ट भी है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में और स्क्रिप्ट्स में कुछ कुछ लिखा गया है। तो उन्हें बेसिकली किसने डिस्कवर किया था या किसने स्टडी करना शुरू किया था। तो ये देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि इन इंडिया आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैड बिगन बाय यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियंस के द्वारा स्टडी की गई थी, कि मतलब उन्होंने जानना शुरू किया था और कहा था कि हाँ हमने की है स्टडी। तो सबसे पहले किसने की थी, जो सर विलियम जोन्स है ना, उन्होंने क्या फाउंड किया था, उन्होंने एक सोसाइटी फाउंड अप की थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब की थी, 1784 में। तो ये क्या करती थी, ये जो सोसाइटी थी ये बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर लैंग्वेज और जो लिटरेचर लिखा हुआ है उनके बारे में पढ़ती थी, देखती थी, लिखती थी, यानी कि पहले खुद भी तो समझती होगी ना कि मतलब कैसा क्या लिखा है, क्योंकि उन्हें तो इंग्लिश आती थी और बाकी लैंग्वेजेस आती थी, इंडिया में जो लैंग्वेजेस थी वो तो नहीं आती थी ना। तो उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया, ट्रांसलेट करना शुरू किया, और जो बहुत सारी चीज़ें मिली थी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया गया। किसने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा। तो सबसे पहले तो यही हुआ था कि लैंग्वेज और लिटरेचर तक ही सीमित था ये, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे उन्हें भी पढ़ना शुरू किया गया। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम उनके सामने क्या आई कि जो स्क्रिप्ट वगैरह थी वो उनसे डेसिफर नहीं की गई, यानी कि पढ़ी नहीं गई। जैसे कि अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की, तो वो तो आज तक भी डेसिफर नहीं हो पाई है। तो उस टाइम पे तो कितनी सारी लैंग्वेजेस थी ना, अभी भी इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे। और ये प्रॉब्लम किसने सोल्व की थी, ये प्रॉब्लम सोल्व की थी जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि एक मिनिस्टर था एशियाटिक सोसाइटी का, और एक फाउंडर एडिटर भी था। जर्नल, जो कि जर्नल इनके द्वारा पब्लिश की जाती थी ना, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा एक जर्नल पब्लिश की जाती थी, तो उनकी एडिटिंग भी यही करते थे। उसके बाद क्या किया, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ा जाने लगा, कब, 1837 में डेसिफर किया गया। और उनसे जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस में ये जितने जो स्क्रिप्ट थी, ये फिर उनसे पता चला कि क्या लिखा हुआ है, राजा ने क्या लिखवाया था उस टाइम पे, क्या क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी जनता को, ये सब कुछ। उसके बाद आता है जॉर्ज टर्नोवर। ये कौन था, ये एक ऑफिसर था, कहाँ पे, सियलोन में, ये पुराना नाम है श्रीलंका का। तो ये सियलोन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे, और ये क्या कर रहे थे, रिसर्च वर्क कर रहे थे किसके रिगार्डिंग, इंडियन आर्कियोलॉजिकल के रिगार्डिंग। और ये मतलब किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, ये प्रियदर्शी जो एक इंस्क्रिप्शन है। ये मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन से इंस्क्रिप्शन में, जो अशोक ने इतने सारे इंस्क्रिप्शन करवाए थे तो उनमें से एक इंस्क्रिप्शन है
कहाँ का है प्लेस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ पे राजा ने क्या लिखवा रखा है, प्रियदर्शी, ये वर्ड एग्जैक्ट लिखवा रखा है। जो कि किसने लिखवाया था, अशोका ने। तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए देख रहा था कि मतलब ये कौन से राजा ने करवाया है, और जो इंस्क्रिप्शन है ये किस राजा का है, क्योंकि जो राजा होते थे वो भी तो अपना अलग अलग नाम लिख देते थे ना, हर जगह नहीं लिखा था। जैसे कि अगर हम बात करें अशोका के एक और इंस्क्रिप्शन की, तो शायद राजस्थान का या कहाँ का इंस्क्रिप्शन है, और उधर उसने अपना नाम लिखवा रखा है रानियों अशोका, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे नाम यूज़ होते थे। तो ये जो जॉर्ज टर्नओवर था उसमें वो यही ढूंढने में लगा हुआ था कि ये प्रियदर्शी या पियादसी किसने लिखा है और किस राजा का ये इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये जो थे ये एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे। कहाँ पे पोस्टेड थे, बंगाल में। और इन्होंने भी बहुत सारी हेल्प की, और इन्हें अब इन्हें बाद में अपॉइंट भी किया गया था। कहाँ पे, क्योंकि इंजीनियर्स वगैरह क्या करते हैं, रोड्स बनाते हैं या रेलवे लाइंस बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो खुदाई के वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना। तो इसीलिए इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। और फिर इन्हें बाद में अपॉइंट भी किया गया था किस कहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में फाउंड कर दी गई थी उसके टाइम तक, तो 1861 तक तो ये वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस था, और तब इनके इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें कहा जाने लगा क्या, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसके बाद जो कनिंगम थे ये रिटायर हो गए थे 1885 में, और इनकी रिटायरमेंट के बाद किसने ये पोस्ट पे कौन अपॉइंट हुआ था बाद में, जेम्स बर्गेस। और फिर उनका रिटायरमेंट हुआ था 1889 में, और फिर और कोई आता गया, फिर कोई आता गया। तो जो शुरू के साल थे यानी कि 20th सेंचुरी, वहाँ पे बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, जैसे कि वाइस रॉय आए, लॉर्ड कर्जन वगैरह और भी। तो उन्होंने एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिया किसका, आर्कियोलॉजिकल का। आर्कियोलॉजी का एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कि हाँ आप जो है इनकी स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, और ये आपका सेपरेट काम हो गया। किसने बनाया था सेपरेट डिपार्टमेंट, सर जॉन मार्शल ने। उसका नाम क्या था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसको जॉन मार्शल ने ही होल्ड किया था इस पोस्ट को, कितने, नेक्स्ट 26 ईयर्स तक। और ये जो सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने किस किस की हेल्प से काम आगे बढ़ाया था, इन्होंने दयाराम सहानी, जिसने क्या किया था, आपने पढ़ा होगा कि ना, कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी साइट को डेसिफर किया गया था, यानी कि फाउंड किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसीलिए हम ऐसे भी कह देते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता, क्यों, क्योंकि सबसे पहले यही साइट डिस्कवर हुई थी। और ये किसने की थी, दयाराम सहानी ने। कब, 1921 में। और मोहनजोदाड़ो किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। और चहुंदड़ो किसने की थी, अर्नेस्ट मकाय ने। और सुरकोटड़ा किसने की थी, आर्युल स्टेइन ने। और इसके बाद और भी बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं जो कि डिस्कवर की गई बाद में। तो इसका इनका बहुतों का क्रेडिट किसे जाता है, सर जॉन मार्शल को। और ये जितने भी प्रोफेसर वगैरह थे ये बेसिकली, और सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिसर्स ही थे जिन्होंने इतना सारा काम आगे बढ़ाया था और इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर की थी। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मतलब एक ऐसे कहते हैं कि सबसे इंडिया में ना रेलवे लाइन की उसका बनाने का काम चल रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ वर्कर्स थे और वो खुदाई कर रहे थे रेलवे लाइन बनाने के लिए। और तो खुदाई करते वक्त उन्हें कुछ सामान मिला, यानी कि दिक्कत आई खोदने में। तो उन्होंने बड़े ऑफिसर्स को कहा कि सर ऐसे ऐसे है और वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जाके चेक कीजिए। तो उन्होंने कहा, तो सर जॉन मार्शल जो थे और भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे, दयाराम साहनी वगैरह, तो इन्होंने कहा कि आप ज़रा धीरे धीरे खोद के देखिए कि क्या है। तो उस टाइम पे जब खुदाई शुरू हुई तो पहले तो थोड़ी सी चीज़ें मिली थी, यानी कि कुछ ईंटें मिली पहले। और उसके बाद और कमरे वगैरह और उसके बाद जब पूरी खुदाई हुई ना तो पूरी की पूरी सिटी डिस्कवर हो गई थी। कौन सी, हड़प्पा सिटी।
तो इतनी बड़ी जो पुरानी सिविलाइजेशन, जो इतनी एंशियंट सिटी और इतनी अच्छी तरीके से बनाई हुई थी, क्या मतलब अगर आज भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब ये ऐसे सोच ही नहीं सकते ना कि मतलब इतने पुराने टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्निकल सोच सोच के सिटीज़ बनाई थी। जैसे कि अगर आप फंक्शंस पढ़ेंगे तो इतना वेल डेवलप्ड जो उनका सीवरेज सिस्टम था, रोड्स बने हुए थे, पक्की ईंटों से घर बने हुए थे, दो साइड्स थी, यानी कि एक कुछ लोग अलग रहते थे, सिटाडल पे घर बना हुआ था ऊंचाई पे, ताकि बाढ़ वगैरह ना आए, या जो राजा वगैरह के लिए अलग से ऊंचाई पे घर बना देते हैं ना वो, और कॉमन पीपल के लिए भी अलग से घर बने हुए थे, और नदियों के किनारे बने हुए थे। जो रोड्स थे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे, और जो लोगों के घर के दरवाजे थे वो एकदम मेन रोड पे ना खुल के साइड वाली गली में खुलते थे, और सारे के सारे घर एक ही तरीके से डिज़ाइन किए गए थे और बहुत ही वेल प्रॉपर बनाया गया था। तो इसे और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी मिले थे, जैसे कि जो ज्वेलरी वगैरह होती थी वो मिली थी। और उसी के बाद सर जॉन मार्शल ने एक बात भी कही थी तारीफ में, कि मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह देख के कि ये मतलब इतने पुराने सिविलाइजेशन के लोगों में से किसी एक के, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज के इंग्लैंड के म्यूज़ियम में खड़ा हूँ और वहाँ की इतने अच्छे ज्वेलरी वगैरह देख रहा हूँ। तो ये बेसिकली तारीफ़ ही है। और उन्होंने वो बहुत खुश हुए थे। तो इसी तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई होने के बाद जब ये आई, तो क्या हुआ, एक तरीके से जो इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि इतनी एंटीक, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन मिलना, कि मतलब जो उस टाइम पे सबसे पहले किसे मानते थे, जो चाइना की ह्वेंग हो सिविलाइजेशन थी उसे, और जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी ना, मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन, वो, और उसके बाद तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जैसे पता चला लोगों को, फिर तो तहलका ही मच गया। उसके बाद इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इतना ज़्यादा बस पूछो मत। ये देखिए, क्योंकि देखिए जो उसी टाइम की कौन सी सिविलाइजेशन थी, इराक की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और चाइनीज़ की चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। और हुएंग हो नदी के किनारे थे तो उसे हम हुएंग हो सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। और मार्शल की जो सर जॉन मार्शल थे, उनकी अनाउंसमेंट के बाद ये बिलीव किया जाने लगा कि ये जो सिविलाइजेशन है इंडिया में, ये वैदिक आर्यंस जो है उनसे पहले की भी, या मतलब बहुत ही ज़्यादा एंटीक चीज़ें उन्हें मिली हैं, और ये एकदम एंटीक सिविलाइजेशन है। उसके बाद ये जो सर जॉन मार्शल थे, जो कि उसके कह सकते हैं कि जो मेन पोस्ट थी इन्होंने चेयरमैन की या कुछ भी जो उस समय पे होती थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर, उसके बाद उनके सक्सेसर्स कुछ थे, एच हारग्रीव्स, दयाराम साहानी, ब्लैकिस्टन, मोर्टिमर व्हीलर, एनपी चक्रवर्ती। ये बेसिकली आप देख सकते हैं, वरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मेन इम्पोर्टेंट तो यही है कि मतलब ये जो मोहनजोदारो किसने डिस्कवर की थी, ये जो सिटी थी, या हड़प्पा सभ्यता हड़प्पन सिटी जो थी वो किसने डिस्कवर की थी, दयाराम साहानी ने। और वो मोहनजोदारो राखलदास बनर्जी ने की थी ना। तो ये आप आपसे एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं, और इनका टाइम भी पूछ सकते हैं कि कौन से साल में डिस्कवर की थी। ये कई बार क्वेश्चंस आता है, एसएससी में भी आता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो स्टेट लेवल के होते हैं उनमें भी आता है, तो आप ज़रा ध्यान से पढ़ें। उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, देखिए बेसिकली तो थ्री ही होते हैं। सबसे पहले आते हैं इंस्क्रिप्शंस, जो भी पिलर्स वगैरह होते हैं, या जो अशोक राजा कोई भी पत्थर वगैरह पे कुछ भी लिखवा देता है अपने तारीफ में, या जनता को कोई भी संदेश देना चाहता हो, या कुछ भी दीवारों पे कुछ भी लिखवा दिया जाए, तो वो बेसिकली होता है इंस्क्रिप्शन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा किताबों में भी, या आपने क्या पता रियल में भी देखा होगा अगर आप कहीं पे घूमने गए होंगे, जैसे कि अशोक जो राजा था उसके कितने सारे इंस्क्रिप्शंस हैं वो। और कॉइन्स के बारे में तो जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर्स में भी दिखाया कि कॉइन्स की हेल्प से हमें क्या क्या पता चलता है। और मॉन्यूमेंट्स, देखिए मॉन्यूमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आप ब्रीफ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि कोई भी मॉन्यूमेंट है तो वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि बहुत सारे
चीज़ें भी होती हैं या बहुत सारी तरीके की आर्ट भी होती है, जैसे कि अगर कोई भी मॉन्यूमेंट है तो उसे कौन से स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, अगर हम बात करें तो इंडो गोथिक स्टाइल होता है, जिसमें जैसे कि जो चर्च होते हैं ना, सीधे लंबे, या जो चर्च का डिज़ाइन होता है वो बेसिकली इंडो गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है। या और भी गंधार आर्ट जो आया था पाकिस्तान की साइड से, उधर उस तरीके से जो ये सारे क्या होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि कौन से टाइम पे कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर डोमिनेट कर रहा था। यानी कि पहले तो सबसे पहले लकड़ी के घर बनाए जाते थे, लकड़ी के जो वो होते थे, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे पहले जो महल था वो लकड़ी का था। उसके बाद स्टोन्स के बनाए जाने लगे, फिर जोड़ जोड़ के बनाए जाने लगे। इनफैक्ट ये जो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है या उन पे कुछ कुछ लिखा भी होता है, तो ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ से पता चलती है, मॉन्यूमेंट्स की हेल्प से, या जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उनकी हेल्प से। और जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। देखिए, ग्राफी होता है डिस्क्रिप्शन में कुछ पढ़ना, और लॉजी होता है किसी भी चीज़ की स्टडी करना साइंटिफिक तरीके से। जैसे कि हम बोल देते हैं ना जियोलॉजी, तो जियोलॉजी क्या होता है, रॉक्स वगैरह या जो धरती के नीचे जितने भी मिनरल्स रॉक्स वगैरह होते हैं उनके साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना। लेकिन उसी तरीके से हम बोल देते हैं ज्योग्राफी, यानी कि धरती के ऊपर या धरती के नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, यानी कि इजी मैनर में स्टडी करना। साइंटिफिक जितना मुश्किल नहीं होता, वो बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो उसी तरीके से होता है एपिग्राफी, किसका, इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करना। और जो पर्सन इंस्क्रिप्शन को स्टडी करता है तो उसे बोल देते हैं एपिग्राफिस्ट। और स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। और जो पर्सन उसे पढ़ता है, स्टडी ऑफ कॉइन करता है, उसे बोल देते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। और जो न्यूमिस्मैटिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है वो कब फाउंड हुई थी, 1910 में फाउंड हुई थी। कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो उसके बाद है इंस्क्रिप्शंस। देखिए, इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। किस लिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि इंस्क्रिप्शन पे कोई भी राजा ने इंस्क्रिप्शन बनवाया तो वो ऐसे ही थोड़ी ना कि मतलब उसका जो मन किया कुछ भी लिखवा देगा। तो वहाँ पे वो बेसिकली अपना नाम लिखवाएगा या अपनी तारीफ़ में कुछ लिखवाएगा। जैसे कि एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो हम पढ़ते भी हैं, तो उसमें क्या, उससे हमें क्या पता चलता है, ए होल इंस्क्रिप्शन से हमें पता, बेसिक उस पे लिखा हुआ है कि जो लड़ाई हुई थी, पुलकेशिन जो राजा था और जो हर्षवर्धन डायनेस्टी का जो राजा था, उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो उनमें जो जीता था पुलकेशिन सेकंड जो जीता था, तो उसकी तारीफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। और ये लिखा गया है कि जो हर्षवर्धन राजा था वो हार गया था। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है इंस्क्रिप्शन से, हमें पता चलता है। क्योंकि जो हर्षवर्धन राजा था वो हार गया था। ये तो बेसिकली उनकी किताब जो बाण भट्ट ने लिखी थी ना, हर्षचरित, उसमें भी नहीं लिखा गया है। तो हमें कैसे पता चलता है कि जो उनके बीच में लड़ाई हुई थी और जो हर्षवर्धन था वो हार गया था, ये हमें पता चलता है एहोल इंस्क्रिप्शन थे। क्योंकि बाण भट्ट ने तो नहीं लिखा ना, उसे लगा कि मैं लिखूंगा तो ये राजा मेरे को मार देगा, कि मतलब मैं हार गया और ये मेरी हार लिख रहा है किताब में। तो इसीलिए जो उसने एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, और इसीलिए एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। और सारे जो इंस्क्रिप्शंस राजा वगैरह ने बनवाए हैं, तो वो किसी ना कोई कोई मैसेज देते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है। और जो इंस्क्रिप्शन भी होते हैं उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइन किया गया है, एक होते हैं फॉरेन इंस्क्रिप्शन और एक होते हैं इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है फॉरेन इंस्क्रिप्शन, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और लेक्चर को ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगी, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि किस तरीके से खुदाई हुई थी। और ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की पिक्चर है, जो कि ली गई थी उस टाइम पे। और देखिए, वैसे तो कितनी मतलब हम एकदम जो इतनी पुरानी कोई सिविलाइजेशन है हम उसकी खुदाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 की 100% वैसी ही मिल जाएगी।
क्योंकि चीज़ें भी कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाती है। तो ये तो कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। और तो हमें जब खुदाई की तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली कि जो उनका सीवरेज सिस्टम कितना अच्छा था, या जो गलियाँ वगैरह कितनी अच्छी थी, और जो रोड्स थे वो कितने अच्छे तरीके से बनाए गई थी, और जो सिटी थी पूरी की पूरी वो कितनी वेल डेवलप्ड थी। और भी जो कॉइन्स वगैरह हमें मिले उनसे भी बहुत हेल्प होती है स्टडी के लिए। और क्या पता चला कि ये देखिए जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मतलब उस टाइम पे क्या था कि जो वेल्स होते थे घर में, और बाकी मैंने पहले के लेक्चर्स में भी आपको दिखाया है कि घर में किस तरीके से वेल होता था, हर एक घर में कुआं होता था। अगर हर घर में नहीं होता था, एक दो घर छोड़ के होता था। और कितनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिटी थी। तो आप पहले के लेक्चर्स को भी देखें, उसमें भी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, और भी अलग अलग पिक्चर्स दिखाई हैं आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।